हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल आप सोशल मीडिया पे बात कर लो या ऐसे भी किसी से नॉर्मली मिलो, तब भी अक्सर कुछ स्टोरीज़ ऐसे सुनने को मिल जाती हैं कि बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, वो अपनी जॉब में अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और फिर फ़ोन नहीं करते, रोज़ बात नहीं करते। बाकी और सारी चीज़ों के लिए हम अपने कल्चर, अपने शास्त्रों का जगह जगह उदाहरण एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, पर इस केस में मैं जनरली देखती हूँ कि पूरा का पूरा जो व्यू पॉइंट है वो एक साइड शिफ्टेड है, जबकि एक्चुअली हमको दोनों व्यू पॉइंट्स ध्यान देने चाहिए और शास्त्रों का एग्जाम्पल ज़रूर लेके आना चाहिए। कि शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि बुढ़ापा मांगने का समय होता है। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ जाता है? शायद हमने आश्रम व्यवस्था को सिर्फ याद रखा है, समझा नहीं है ठीक से। आश्रम व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? आश्रम कोई एज ब्रैकेट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन सिस्टम था। शास्त्र मानते थे कि इंसान की ऊर्जा, इच्छा और जिम्मेदारी हर स्टेज पर अलग अलग होती है, और ये फैक्ट भी है साइंटिफिकली भी, राइट? योर एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अगर ये बदलाव एक्सेप्ट ना हो तो दुख का कारण होता है। अब 4 स्टेजेस होते थे। पहला था ब्रह्मचर्य, ये संग्रह का काल होता था। इसमें सीखना, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, इस फेज में इंसान लेता है, ग्रहण करता है, वो चाहे ज्ञान हो, संस्कार हो, गाइडेंस हो। एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल होता है इस स्टेज में। डिपेंडेंसी भी जस्टिफाइड होती है, यहाँ ईगो नहीं, शिष्य भाव होता था। फिर आता था सेकेंड आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है, जो धारण का काल था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, यही फेज है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा देता है। वो चाहे बच्चों को हो, पैसा हो, समाज में आप सबसे ज़्यादा समाज को संभालते हैं, सब यहीं पे होता है। इस स्टेज में कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं था। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब गृहस्थ का कंट्रोल गृहस्थ के बाद भी चलता रहता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। बच्चे बड़े हो गए हैं पर डायरेक्शन अभी भी पेरेंट्स देना चाहते हैं। इमोशनल डिपेंडेंस उनकी ख़त्म नहीं होती कभी भी। एक्सपेक्टेशंस ग्रो करती रहती हैं। ये आश्रम वायलेशन है एक्चुअली, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। वानप्रस्थ जो आश्रम होता था, तीसरा आश्रम, वो हस्तांतरण का काल होता था। विड्रॉल नहीं, आपको विड्रॉ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू हैंड इट ओवर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। वानप्रस्थ का मतलब था जंगल में चले जाना, वानप्रस्थ आश्रम नहीं था। इसका मतलब था डिसीजन पावर बच्चों को दे देना, खुद को सेंटर से साइड में ले आना, एक मेंटर बनना, उनका मैनेजर नहीं। शास्त्र जानते थे कि अगर इंसान टाइम पर पीछे नहीं हटेगा तो उसका अस्तित्व बोझ बन जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो है, 50 के बाद जब पावर कम होती जाती है, शरीर कमज़ोर होता है, पर एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी भी उसी तरीके से यंग रहती हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाता है। वानप्रस्थ इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने का टूल था। लास्ट आश्रम था संन्यास आश्रम, जो मुक्ति का काल था। आइसोलेशन नहीं आपको करना है, बट हाँ, यू हैव टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम दी सांसारिक जितनी भी मोह माया है, उससे आपको निकल जाना है। संन्यास का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं था, अपनी पहचान को छोड़ना था। मतलब मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। ये सारी लेबल्स को छोड़कर सिर्फ आपको बाहर से देखना है दुनिया को, जो आपने ही बनाई है। जब कुछ चाहिए ही नहीं, तब सब कुछ शांत लगेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में वानप्रस्थ कैसा हो सकता है? अपनी रूटीन बनाना, बच्चों को इमोशनली फ्री करना, उनसे सेवा की नहीं, सिर्फ एक रिलेशनशिप रखना। स्पिरिचुअल, सोशल, क्रिएटिव एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये त्याग नहीं है कोई, ये अपग्रेड है अपनी लाइफ का। बच्चे गलत नहीं हैं और ना ही पेरेंट्स गलत हैं। गलत है तो सिर्फ एक बात, हम लाइफ के अगले फेज में जाने से डरते हैं। आश्रम व्यवस्था का मतलब था हर फेज को पूरी ईमानदारी से जियो और फिर उससे विमुक्त हो जाओ, उसको छोड़ के आगे बढ़ो।
जो छोड़ना नहीं जानता वो शांति नहीं पाता कभी भी। अगर ये बात आपको लॉजिकल लगी है तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि सचमुच हमें हस्तांतरण काल वानप्रस्थ आश्रम को अभी भी एक्टिव लाइफ में भी लेके आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।